देखिए, आज का जो खबर सवेरे मिली है बड़ी दुखद खबर है। अजित पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन होना, ये बात कहीं रुझने वाली नहीं है और हम किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शुरू में जब खबर आई कि उनका प्लेन क्रैश हुआ है तो उस वक्त ये सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि वो ज़िंदा है या उनका निधन हुआ है, पर हमें उम्मीद थी कि शायद बच गए होंगे या कुछ ना कुछ निकल आएगा। जैसे अजित पवार वॉज अ गुड परफॉर्मर, कहीं पर भी वो हारे नहीं, तो मौत से भी नहीं हारेंगे ऐसा ही लग रहा था हमें, तो बिल्कुल निकल आएंगे। पर कुछ ही समय में न्यूज़ आ गई कि अजित पवार नहीं रहे, तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई, बड़ी दुर्घटना, बहुत सदमा पहुंचाने वाली ये दुर्घटना है और किसी को विश्वास ही नहीं बैठेगा ऐसा कुछ हुआ है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति का, इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, महाराष्ट्र के राजनीति में कई सालों से जिनका प्रभाव था, जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया, उबारा शरद पवार जी के गाइडेंस के अंडर, जिन्होंने अच्छा काम करके अपनी खुद की पार्टी भी बाद में बनवाने का चैलेंज आया तो वो भी उन्होंने स्वीकार के एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एनसीपी को खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव उनका रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटीज़ बड़ी अजीब थी। फैसले करने में हमेशा तुरंत करते थे, फैसला उनका कभी डिले नहीं होता था, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो। डिपार्टमेंट की मालूमात अच्छी थी उनको, कैबिनेट में कई बार मैंने उनको देखा है तो बड़ी हंसी मजाक मेरे से होती थी, बातचीत होती रहती थी, हम एक दूसरे से कई लाइट मोमेंट्स हमने शेयर किए हैं। तो ये पुरानी यादें हमेशा सामने रहेगी और ये जाना बहुत ही हमारे सबके लिए बहुत दुखद बात है। आप मेरे ख्याल से 10वें बड़े लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही तुरंत डिसीजन लेते थे, हंसमुख थे। पवार परिवार में हमने भी सियासी लड़ाई देखी, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप तो परिवार को बहुत करीब से जानते थे, ये नुकसान आपको लगता है इससे पार पाया जा सकता है? देखिए, यही तो खासियत है, चाहे वो अजित पवार जी को हो या शरद पवार जी को हो। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पर पर्सनल संबंध है, रिलेशन है, वो अपनी जगह है। तो उन्होंने एक पर्सनल रिश्ता जो है वो कायम रखा और कभी हम सिर्फ उनसे ही नहीं, हम लोगों के साथ भी, हम जो अलग पार्टी में रहे तब भी हम लोगों ने महसूस किया है कि राजनीति अपनी जगह है, पर्सनल संबंध अपनी जगह है। तो ये खासियत थी अजित पवार जी की और खास शरद पवार जी की कि राजनीति का दर्जा उन्होंने कायम रखा। कैसे याद करेंगे आज? मतलब जितने भी लोगों से बात हो रही है वो कह रही है अगर काम होना होता था तो हाँ कह देते थे, नहीं होना होता था, ज़रा भी उनको लगता था कि नहीं हो पाएगा तो सीधे तौर पर बोल देते नहीं हो पाएगा। उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। देखिए, बात ये तो बिल्कुल सही है, राजनीति में कई बार ऐसे प्रेशर्स आते हैं कि इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, ये करो वो करो, और कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उसके कारण कभी फैसला गलत भी हो सकता है या फिर उचित नहीं हो सकता है। तो जब उनको लगती थी ये बात ठीक नहीं है तो स्ट्रेट अवे कहते थे कि भाई ये काम उससे नहीं होगा, ये बोलने की ताकत और हिम्मत रखते थे। और कभी कभी प्रेशर आता है कई लोगों से, पर वो बात सुनते नहीं थे, जो बात सही है उसके अनुसार उनका हमेशा बर्ताव रहता था। ये खासियत थी उनकी और राजनीति में समझना जरूरी है किस चीज़ को हाँ कहना, किस चीज़ को ना कहना है। ये कभी कभी वक्त आता है कि सामने वाले आदमी को ठीक नहीं लगता है, कि बुरा लगता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, पर जब काम गलत हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली करना मुमकिन ना हो, ये बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अजित पवार की जो खासियत थी ये बिल्कुल थी कि वो कोई गलत चीज़ें ना हो या फाइल पे फैसला करते वक्त अपने से कोई गलती ना हो, ये उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में इस बात को हमेशा ख्याल रखा था। अशोक जी, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, ऐसी कोई ख़ास मुलाकात, कोई वाक़या जो आपको याद आता हो? तो ऐसे 20 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको हमने करीब से देखा है, पर अब सभी चीज़ों का जिक्र करना या मुमकिन नहीं है। तो ये ज़रूर कहूँगा एक अच्छा व्यक्तिमत्व का आदमी था, लोगों से काम करने वाला क्षमता थी उनके पास में और फैसले जल्द करने की उनकी एक अजीब उनका नेचर था। तो वर्कहॉलिक, सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना ये कोई आसान बात नहीं है। सवेरे 7 बजे दफ्तर में कार्यकर्ताओं मिलना, सवेरे 9 बजे पार्टी ऑफिस में, रात को 12 बजे तक लोगों से मिलना, काम करना और फाइल का डिस्पोजल करना, मंत्रालय में जितनी भीड़, और लोगों के बारे में उनका जो ये खास करके जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर उनका जो लगाव था वो बिल्कुल आदमी को समझ के उसके प्रॉब्लम सुलझाने की उनकी जो स्वभाव था, ये आदमी कभी भी बिल्कुल कभी मैंने देखा नहीं कि भाई नाराज़ हुए या बहुत चिढ़ गए या किसी से कुछ कहा उन्होंने।
ऐसा कभी नहीं रहा। बड़े क्षमता रखने वाले आदमी थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चव्हाण साहब हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये तमाम फीलिंग्स साझा करने के लिए। वैसे विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं फिर आप दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि अजीत पवार का शव अंतिम दर्शन के लिए 5 बजे से लेकर बाकायदा रात को 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए वहां अस्पताल में रखा जाएगा। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं, आनंद भी जुड़े हुए हैं वहीं अस्पताल के बाहर से। आनंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अब मुझे लगता है कि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि हमने अभी तस्वीरें बाकायदा देखी है, जो ड्रोन से ली गई तस्वीर है बारामती की, और उसमें उफ जो भीड़ उमड़ रही है, ऐसा लग रहा है मानो पूरा महाराष्ट्र जो है वो उतर आया है। अब लोग रनवे पर भी पहुंच गए हैं। विवेक, ये रनवे पर लोग पहुंच गए हैं तो अभी क्या रनवे ऑपरेटिव नहीं है? रूबी, देखिए ये बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, और इसलिए रनवे के आसपास देखिए फेंस भी नहीं है। अमूमन क्या होता है कि रनवे के आसपास एयरपोर्ट में फेंसिंग लगाई जाती है सिक्योरिटी वाइज से। ये रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है रूबी का, ये नॉर्मल एयरपोर्ट है, छोटी स्ट्रिप है, सिर्फ चार्टर प्लेन या फिर जो चॉपर्स आते हैं वही टेक ऑफ लैंडिंग हो सकते हैं। तो इसी वजह से देखिए अभी ये पब्लिक वैसे हाईवे से बहुत दूर है, हाईवे से तकरीबन हम लोग 1 किलोमीटर दूर अंदर है, और ये रनवे है वो 1 किलोमीटर हाईवे से अंदर है, तो अमूमन पब्लिक यहाँ पे आती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरा प्लेन क्रैश हुआ है उसको देखने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है। ये देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा रूबी का, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ अब ये भी जानकारी आ रही है कि डीजीसीए की एआईबी यानी कि एरोप्लेन जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है क्रैश साइट की, वो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब कोशिश यही की जा रही है कि जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई टेक्निकल एरर था या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर कर लिया गया है, जो बहुत सारे राज खोल सकता है। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि टेबल टॉप रनवे है, और टेबल टॉप रनवे के बाद देखिए अभी भी जो क्रैश साइट है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। यहाँ पर अब जो डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, एफएसएल की टीम है, वो मौके पर पहुंच चुकी है, और अब ये जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अब यहाँ पे जिसको जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। ये स्ट्रिप के एकदम बिगिनिंग में है, मतलब जैसे ही टच डाउन किया और वैसे ही वो रनवे से ट्रैक ऑफ हो गया। बिल्कुल सही करूँ। देखिए, जिस समय मैंने आपको बताया कि टेबल टॉप में, और जहां से रनवे स्टार्ट होता है, जहां से रनवे शुरू होता है, क्योंकि अमूमन जो रनवे होता है वो शुरू होने के तकरीबन 1-2 किलोमीटर के अंदर के बाद वो स्ट्रिप जो होती है वहां पे लैंडिंग होती है, ताकि जो पायलट है उससे टॉप व्यू से पता चल जाए कि रनवे है, और रनवे से 2 किलोमीटर अंदर जाने का तो स्ट्रिप शुरू होती है, ताकि उसको पता था कि कहाँ पे लैंडिंग करनी है। ये जो हम जहाँ पे मौजूद हैं वो टेबल टॉप रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ठीक स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में ही जहां पर उसे अंदाजा था कि यहाँ पे लैंडिंग हो सकती है, वो हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो या मिस जजमेंट हो, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से क्रैश हुआ है और एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में हुआ है, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह होगी। लो विजिबिलिटी थी, पायलट ने जो जजमेंट एरर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि देखिए टेबल टॉप पर लैंडिंग करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन